इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं विज्ञान अध्याय 7 किशोरा अवस्था की ओर। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में यहाँ पे दिया गया है कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम हार्मोन है। ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो एक कोशिका या ग्रंथि से दूसरे कोशिका या ग्रंथि में संकेत पहुंचाया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि किशोरा अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरा अवस्था कहलाती है। किशोरा अवस्था 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू हो जाती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे बताया गया है कि ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में हम लिखेंगे, स्त्रियों में जनना अवस्था का प्रारंभ यौन आरंभ वह 10 से 12 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भ धारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 2 से 30 दिन में एक बार होता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे बताया गया है कि यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि यौना आरंभ के दौरान लड़कों और लड़कियों में सामान्य परिवर्तन होते हैं। कुछ सामान्य परिवर्तन होते हैं, इसके बाद कुछ लड़कों में अलग परिवर्तन होता है और इसके बाद कुछ लड़कियों में अलग परिवर्तन होता है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिखा गया है, लंबाई में अचानक वृद्धि, यह लड़का और लड़की दोनों के लिए है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, लड़कियों का स्वर उच्च तरत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा हो जाता है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, जनन अंग परिपक्व होने लगते हैं। तो ये दोनों लड़का और लड़की दोनों के लिए था। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यौना आरंभ के दौरान लड़कों में परिवर्तन, यह सिर्फ लड़कों में जो परिवर्तन होता है उसको बताया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टार के बदले नंबर भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया। इसका एक नंबर भी अर्थ हो सकता है कि लड़कों के सीने, कमा, बगल एवं आवाज गहरी हो जाती है। इसके बाद 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। और इसके बाद 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि मांसपेशियां विकसित होती है और कंधे चौड़े हो जाते हैं। यह लड़कों के लिए था परिवर्तन। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यौनारंभ के दौरान लड़कियों में परिवर्तन और इसको हेडिंग दे देंगे। इसके बाद 1 नंबर में लिखेंगे कि स्तनों का विकास और वृद्धि और 2 नंबर में लिखेंगे लड़कियों में भी बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। और 3 नंबर में लिखेंगे कूल्हे और श्रोणि क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। और 4 नंबर में लिखेंगे कि ऋतु चक्र की शुरुआत भी हो जाती है लड़की में। इसके बाद 5 नंबर में लिखेंगे कि कूल्हों के आसपास वसा का जमाव हो जाता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बताया गया है कि 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हो। जैसा कि उत्तर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो एक साइड आप अंतःस्रावी ग्रंथि लिखिए और दूसरी साइड स्रावित हार्मोन लिखिए। और इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि में 1 नंबर में लिखिए
पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होता है इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तवृद्धि हार्मोन। अभी 1 नंबर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 नंबर में लिखिए कि थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। और 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे एड्रीनल, और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रीनेलिन। 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे अंडाशय। अंडाशय से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन और वृषण। वृषण में यहाँ पे बताया गया एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे गलत हो गया। देखिए, वृषण में होता है जो टेस्टोस्टेरोन होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्योंकि जो वृषण होता है मनुष्य में, उसमें हम लोग जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता है, अंडाशय में ये वाला भाग पाया जाता है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताया गया है कि लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार ये बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षण का गठन करते हैं उन्हें सेक्स हार्मोन कहा जाता है। सामान्य तौर पर हार्मोन रक्त प्रवाह में जारी होने पर तुरंत काम करते हैं। लिंग हार्मोन अलग है क्योंकि वे बाद में काम करना शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे प्रजनन के लिए शरीर में तैयार होते हैं। लिंग हार्मोन विकास और विकास में मूलभूत परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है और गौण लैंगिक लक्षण के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। वृषण और अंडाशय प्रजनन अंग है और दोनों यौना आरंभ के दौरान पीयूष हार्मोन द्वारा उत्तेजित होते हैं। यही कारण है कि इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न में यहाँ पे बताया गया है कि उनके प्रकार बताइए। यहाँ पे हम लोग नीचे हेडिंग देंगे कि लिंग हार्मोन के प्रकार, और इसके बाद लिखेंगे 1 नंबर में, या स्टार भी आप दे सकते हैं। पुरुषों में वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो पुरुष में वृषण में होता है जो टेस्टोस्टेरोन होता है, वहां पे मिस्टेक हो गया था और यहाँ पे सही है। यह हार्मोन प्राथमिक और गौण लैंगिक लक्षण के विकास और रक्षण और शुक्राणु के उत्पादन में मदद करता है। और इसके बाद 2 नंबर में हम लोग लिख देंगे, स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक और गौण लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं, और अंडाशय में जो होता है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। चलिए आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर का, किशोर को सचेत रहना चाहिए क्योंकि वह क्या खा रहा है, क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बताया गया है कि स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। और इसके बाद यहाँ पे ग नंबर में बताया गया है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, तो इसका उत्तर 2 नंबर में बताया गया है कि रोटी दाल सब्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 में बताया गया है एडम्स एप्पल, तो इसको हेडिंग देकर हम लोग इसका उत्तर में लिखेंगे। जैसा कि 1 नंबर एडम्स एप्पल में यहाँ पे बताया गया है कि गले के सामने की और सुस्पष्ट उभरे भाग को एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कों में यौनारंभ के समय स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है तथा स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। इससे लड़कों की आवाज कर्कश हो जाती है। इसके बाद 2 नंबर में वहां पे बताया गया था कि गौण लैंगिक लक्षण, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 नंबर में बताया गया है, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण है जो एक पुरुष को महिला से अलग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि लड़के और लड़कियां। इसके बाद लड़के में हम लोग लिखेंगे कि लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। 2 नंबर में लिखेंगे लड़कों के सीने के बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाता है, आवाज गहरी हो जाती है, मांसपेशियां विकसित हो जाती है और कंधे चौड़े हो जाते हैं और वजन में वृद्धि हो जाती है। ये लड़कों के लिए था। अब देखेंगे हम लोग लड़कियों के लिए, स्तनों का विकास और वृद्धि होता है। लड़कियों में भी बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। कूल्हे और श्रोणि क्षेत्र चौड़ा होता है। ऋतु चक्र की शुरुआत होती है।
कूल्हों के आसपास वसा का जमाव हो जाता है। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। अभी इसमें एक और प्रश्न दिया गया है 3 नंबर में, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो 3 नंबर का हेडिंग देकर हम लोग लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे 3 नंबर में बताया गया है कि गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे हेडिंग देकर कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ी लिंग सूत्र है जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। एक महिला में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि एक पुरुष में एक्स और एक वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। युग्मनक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है और निषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। ये इसमें बस यही बात बताया गया है कि जो पुरुष होते हैं उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, और जो महिला होती है उसमें एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाशय को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वायु गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पिता के लिंग गुणसूत्र एक अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से इसका यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताया गया है शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। बाएं से दाएं की ओर और ऊपर से नीचे की ओर बताना था, जैसे कि मैंने यहाँ पे भर लिया है। देखिए बाएं से पहले दाएं की ओर देख लेते हैं हम लोग। एड्रीनालिन, एड्रीनालिन हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हार्मोन, हार्मोन भर देंगे। टीएनएज, यहाँ पे 6 नंबर में हम लोग भर देंगे टीएनएज। और यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की ओर नालिका विहीन, नालिका विहीन हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए एस्ट्रोजन, और यहाँ पे एस्ट्रोजन हो जाएगा। और 2 नंबर में यहाँ पे देखिए स्वर यंत्र, और यहाँ पे 4 नंबर में देखिए बाईं से दाएं की ओर कायांतरण। तो इस तरीके से आप भी यहाँ से देखकर भर सकते हैं। एक और प्रश्न इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, और बताया गया है कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस ग्राफ से यही तो निष्कर्ष निकल सकता है कि जो यहाँ पे लड़का का दर्शाया गया है, लड़का का यहाँ पे बोला गया कि जो लड़के हैं वहां पे गुलाबी दिया गया है और ब्लू दिया गया है, ब्लू लाइन यहाँ पे गया है। और जो लड़कियां है यहाँ पे गुलाबी लाइन दिया गया यहाँ से। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्राफ में क्या है, जितना लड़के हैं और उतना ही लड़की है, सेम ही तो ग्राफ गया है। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही तो बताना है। तो इसका उत्तर में जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए यही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि समान आयु के लड़के तथा लड़कियों की लंबाई समान है। हम लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं कि लड़के और लड़कियों की जो लंबाई है क्या है, वह समान है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 8 बल